ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले ज्ञान तिवारी की। 70 साल के तिवारी जी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उन्हें ये अस्पताल ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे। पहले वो किसी दूसरे अस्पताल में थे। एक बार तिवारी जी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर थे। सर्दियों का समय था, इसलिए अलाव जलाकर बैठे थे। तभी उन्हें अस्पताल की मोर्चरी के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आई। इतनी रात में ये कौन रो रहा है? आवाज तो मोर्चरी के पास से आ रही है। वो उठकर मोर्चरी के पास जाते हैं। वहाँ कोई औरत सिर झुकाए रोए जा रही थी। क्या हुआ बेटी? इतनी रात को यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? अरे बेटी बताओ ना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कौन हो? बोलो ना बेटी, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं पर्वतिया हूँ गार्ड साहब। इन लोगों ने मेरी 10 साल की छोटी सी बिटिया गुंजा को बंद कर दिया है। आप कृपया करके उसे बाहर निकाल दीजिए ना, उसे भूख लगी होगी। किसने बंद कर दिया तुम्हारी बेटी को? अस्पताल वालों ने गार्ड साहब। मैं उसके लिए बाहर से रोटी लाने के लिए गई थी। इतनी देर में देखिए ना, उन्होंने मेरी बेटी गुंजा को बंद कर दिया। आप ताला खुलवा दीजिए ना, वो भूखी है, वो रोटी खाकर सो जाएगी। अरे कहाँ बंद कर दिया उसे? ओह, तुम्हारी बेटी मर गई है? नहीं, वो नहीं मरी है, वो जिंदा है। उसे भूख लगी है। आप मोर्चरी का गेट खोल दीजिए ना, मैं उसे खाना खिलाकर चली जाऊंगी। उस औरत के साथ तिवारी जी बात कर ही रहे थे कि उनके साथ काम करने वाला एक और गार्ड ओम प्रकाश वहाँ आया। अरे क्या बात है तिवारी जी, अस्पताल का गेट छोड़कर यहाँ मोर्चरी के पास क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये औरत यहाँ रो रही थी। देखो ना, इसकी बेटी बेचारी मर गई है, इसलिए ये सदमे में है। कौन सी औरत तिवारी जी? यहाँ तो कोई नहीं है। तिवारी जी ने उस औरत को इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। उसी रात जब सरला नाम की एक नर्स अपने कमरे में एक सिरिंज में दवा भर रही थी, तभी उसके साथ अजीब सी घटना हुई। उसकी सिरिंज अचानक से धीरे धीरे कर बड़ी होने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सिरिंज कैसे बड़ी होने लगी? सरला सिरिंज को वहीं पटक देती है। जैसे ही वो सिरिंज पटकती है, उस सिरिंज से खून निकलने लगता है और किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। वो इधर उधर देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर पंखे पर जाती है, जिस पर पर्वतिया लटकी हुई है। फिर उसकी नजर कमरे की अलमारी पर जाती है, जहाँ पर्वतिया की बेटी गुंजा चादर ओढ़े रो रही है। नर्स, मेरी बेटी को ठीक कर दो ना, वो बहुत बीमार है। ठीक कर दो ना, डॉक्टर साहब को बुला दो ना। पर्वतिया, तुम जिंदा हो? लेकिन तुम तो क्यों मारा मेरी बच्ची को? हमने नहीं मारा उसे, वो बहुत बीमार थी। हमने कोशिश बहुत की, लेकिन वो नहीं बची। झूठ मत बोल तू, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद पर्वतिया सरला को मार देती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दिन। तुम्हें शर्म नहीं आती विनोद? मैंने कितनी बार कहा कि हम यहाँ पर लाभ कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं। इसके बावजूद तुम इन्हें यहाँ से भगा रहे थे। इनका कसूर क्या है? यही कि ये लोग गरीब हैं? कान खोलकर सुन लो, मेरे अस्पताल में काम करना है तो ये नहीं चलेगा। सॉरी डॉक्टर अभिषेक, सॉरी मुझे नहीं, इन्हें बोलो। मेरे अस्पताल से कोई गरीब इसलिए बिना इलाज के वापस चला जाए कि उसके पास पैसा नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात मेरे लिए और क्या होगी। वैसे तो ज्ञान तिवारी डॉक्टर अभिषेक की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उस दिन जब उन्होंने डॉक्टर साहब का ये रूप देखा तो उनकी आंख भर आई। उन्हें याद आया, इतने दिनों में उन्होंने डॉक्टर साहब को किसी से ऊंची आवाज में बातें करते नहीं देखा था। उन्हें सिर्फ अपने काम से काम होता था। उसी दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। डॉक्टर अभिषेक अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी उनके कमरे में पर्वतिया आई, जो सरला के वेश में थी। सिस्टर सरला, वो बेड नंबर 19 की क्या पोजीशन है? सर, आपने जो दवा दी थी उससे उसे नींद आ गई है, गहरी नींद। ये कहते कहते सरला डॉक्टर अभिषेक को पीछे से पकड़ लेती है और उनके गले को दबाने लगती है। डॉक्टर अभिषेक, अब आपको भी सोना होगा गहरी नींद में।
कभी नहीं जागने के लिए। अरे छोड़ो 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 मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? मेरा मेरा दम घुट रहा है। तभी सरला पर्वतिया के वेश में आ जाती है। उसे देखकर डॉक्टर साहब डर जाते हैं। वो उसकी पकड़ से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। तब पर्वतिया डॉक्टर अभिषेक को जोर से धक्का मारती है, जिससे उनका सिर वहां रखे एक स्ट्रेचर पर जा लगता है। वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद पर्वतिया उन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर डालती है और फिर वो नर्स सरला के वेश में आ जाती है और स्ट्रेचर को खींचते हुए अस्पताल के कॉरिडोर में ले जाने लगती है। तभी वार्ड बॉय विनोद की नजर उस पर जाती है। सरला, सरला, ये डॉक्टर साहब को कहाँ ले जा रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? इसे मॉर्चरी में ले जा रही हूँ। इसने मेरी बेटी को वहाँ भेजा था। वैसे जाएगा तो तू भी वहाँ। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। पर्वतिया तुम बचाओ बचाओ, ये सभी को मार देगी। जैसे ही विनोद के चिल्लाने की आवाज ज्ञान तिवारी ने सुनी तो वो भागते हुए वहाँ आए और वहाँ पर्वतिया को देखकर वो चौंक गए। अरे पर्वतिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और डॉक्टर साहब को तुम कहाँ ले जा रही हो? मैं इस राक्षस को इसके घर ले जा रही हूँ। पागल हो तुम क्या? डॉक्टर अभिषेक जैसे देवता को राक्षस बोल रही हो? गार्ड साहब, आप इसके असली रूप को नहीं जानते। तब पर्वतिया ने ज्ञान तिवारी को अपनी कहानी बतानी शुरू की। एक दिन वो रात को अपनी बेटी गुंजा को लेकर उनके अस्पताल आई थी। डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए ना इसे क्या हो गया है। कई दिनों से ये पेट दर्द की शिकायत कर रही है। आज दर्द के मारे रोते रोते बेहोश हो गई। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभिषेक ने गुंजा को अस्पताल में भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। वो सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। ये तो अच्छी खबर है ना। डॉक्टर अभिषेक अच्छाई का चोला पहने मानव अंगों की तस्करी में कई सालों से लगे हुए थे। जो गरीब पैसे नहीं दे सकता था, उसके इलाज के बहाने वो नर्स सरला और वार्ड बॉय विनोद की मिली भगत से मरीज की किडनी निकाल लेते थे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी और उनका काम भी हो जाता था। गुंजा की एक किडनी भी उन्होंने निकाल ली। अम्मा, भूख लगी है। अम्मा, थोड़ी रोटी खिला दो ना। रोटी? रुक, मैं लेकर आती हूँ। पर्वतिया रोटी लाने तो चली गई, इधर गुंजा की हालत खराब होने लगी। वो दर्द से छटपटाने लगी और उसकी जान चली गई। डॉक्टर साहब को जब ये पता लगा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कई लोगों की एक किडनी निकाली थी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन शायद गुंजा बच्ची थी और ऑपरेशन के बाद का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चली गई। कोई इंक्वायरी ना हो, इस डर से उन्होंने जल्दी से गुंजा की बॉडी मॉर्चरी में पहुंचा दी और वहीं विद्युत शवदाह में उसे जला भी दिया। पर्वतिया जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने जब उसकी बॉडी दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी मॉर्चरी में है। वो मॉर्चरी के बाहर घंटों बैठी रही, लेकिन किसी ने उसे गुंजा की बॉडी नहीं दिखाई। वो इसकी शिकायत डॉक्टर साहब से करने आई तो उस समय डॉक्टर साहब सरला और विनोद से इसी बारे में बातें कर रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया। राक्षस हो तुम लोग। डॉक्टरी जैसे पेशे को बदनाम कर दिया है तुम लोगों ने। तुम्हें भगवान कहा जाता है और तुम लोग शैतानों वाले काम कर रहे हो। डॉक्टर साहब, लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें इसे मारना होगा, नहीं तो हम सभी जेल के अंदर होंगे। उन लोगों ने पर्वतिया को पहले बेहोश किया, फिर उसकी किडनी भी निकाल ली और उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। मैं इन्हें क्या समझता था, ये क्या निकले। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगा। इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ये बोल ही रहे थे कि अभिषेक और विनोद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर्वतिया उन दोनों को पकड़ लेती है और गर्दन पकड़कर उन्हें उठा लेती है और उन्हें अस्पताल की खिड़की के बाहर फेंक देती है। दोनों की तत्काल मौत हो जाती है। इस प्रकार पर्वतिया ने अपना और अपनी बेटी की हत्या का बदला ले लिया। हालांकि इस घटना के बाद ज्ञान तिवारी को फिर कभी पर्वतिया की आत्मा नहीं दिखी। Thanks for watching.